हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक नए कौशल पे चर्चा करने वाले हैं जो कि है स्पष्टीकरण कौशल। इसे व्याख्या कौशल भी कहते हैं और इंग्लिश में इसे एक्सप्लेनिंग स्किल कहते हैं। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हम ऑलरेडी कई स्किल पे जो है चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, तो आप जाके उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। स्पष्टीकरण कौशल, एक्सप्लेनिंग स्किल। तो क्या होता है कि एक अध्यापक को शिक्षण करते समय कई प्रकार के सिद्धांत हो गए, नियम हो गए, जिन्हें छात्रों को समझाना पड़ता है। ठीक है, तो इसके लिए शिक्षक क्या करता है, जो हमारा प्रत्यय होता है, जो भी प्रत्यय होता है, टॉपिक होता है, उसको छात्रों को समझाता है, उस टॉपिक की व्याख्या करता है। ठीक है, उस नियम, सिद्धांत, उससे रिलेटेड जो भी उन सबको समझाने के लिए टॉपिक की व्याख्या करता है। इसी को कहते हैं स्पष्टीकरण कौशल। ठीक, तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि शिक्षक जो है उस विषय वस्तु पर आधारित जो परिचय छात्रों को देता है, वो जो होना चाहिए वो पूर्ण रूप से हमारे टॉपिक से संबंधित होना चाहिए। ठीक है, पूरी तरह हमारे टॉपिक से संबंधित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि टॉपिक कुछ और है, हम छात्रों को कुछ और लगे बताने इधर उधर का। नहीं, हमारे टॉपिक से संबंधित होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए और एक क्रमबद्ध रूप में छात्रों को देना चाहिए। ठीक है, एक सीक्वेंस के रूप में देना चाहिए कि कौन सी बातें उस टॉपिक से रिलेटेड हमें छात्रों को पहले बतानी है, कौन सी बाद में बतानी है, कौन सी उसके बाद बतानी है। ठीक है, एक सीक्वेंस में देना चाहिए। ठीक, और इंटरेस्टिंग वे में, इजी वे में देना चाहिए ताकि छात्र जो है वो आसानी से उसे समझ सके, आसानी से उसे दोबारा पूछने पे, जब हम जो भी हम टॉपिक एक्सप्लेन किए हैं, हम छात्रों से जब दोबारा पूछे तो छात्र जो है वो उसे ईजिली हमें बता भी सकें। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इसमें क्या होता है कि शिक्षक व्यवहारों का एक समूह होता है जिसके द्वारा एक शिक्षक जो है वो किसी भी सिद्धांत, किसी भी नियम, पद, परिभाषा, विधि, प्रविधि, संरचना, ठीक है, आदि चीज़ों को समझाने के लिए उससे संबंधित और सार्थक कथनों का जो है वो प्रयोग करता है। ठीक है, और हम उसी व्याख्या को अच्छा बोल सकते हैं, मतलब वही व्याख्या जो है वो अच्छी मानी जाएगी जो छात्रों के लिए आसानी से समझने योग्य हो और छात्र जो है उसे आसानी से ग्रहण कर सकें और हमारे पूछने पे उसे आसानी से बता भी सकें। ठीक है, तो इन तीनों चीज़ों का अगर समावेश होगा तभी हम कहेंगे कि ये व्याख्या जो है वो आइडियल थी, अच्छी थी। ठीक है, तो अब इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। व्याख्या कौशल एक ऐसी तकनीक अथवा युक्ति के रूप में समझा जा सकता है जिसके द्वारा किसी संप्रत्यय, विचार, सिद्धांत, पद, परिभाषा, विधि, प्रविधि, संरचना तथा नियम आदि को अच्छी तरह बोधगम्य बनाने के लिए परस्पर संबंधित, क्रमबद्ध और सार्थक कथनों का प्रयोग शिक्षक द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। ठीक है, संबंधित, क्रमबद्ध और सार्थक कथनों का प्रयोग शिक्षक द्वारा किया जाना चाहिए। ठीक है, अब इंग्लिश में इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन स्किल डील्स विद द एबिलिटी टू यूज वर्बल एंड नॉन वर्बल क्यूज एट एप्रोप्रिएट टाइम्स इन अ लेसन। एक्सप्लेनिंग एड्रेसेस द क्वेश्चन वाई, हाउ एंड व्हाट। ठीक है, तो हमारे एक्सप्लेनेशन में जो है उस टॉपिक से रिलेटेड वाई, हाउ और व्हाट, इन तीनों क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। ठीक है, An effective explanation should be simple, clear, concise and interesting and it requires careful and sensitive planning। ठीक है, तो जो इफ़ेक्टिव एक्सप्लेनेशन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए और कॉन्साइज होना चाहिए। ठीक है, अब इसका उद्देश्य देख लेते हैं। ठीक है, एक्सप्लेनिंग स्किल का ऑब्जेक्टिव क्या है। स्पष्टीकरण कौशल का प्रमुख उद्देश्य स्पष्टीकरण को प्रभावशाली बनाने वाले व्यवहारों में वृद्धि करना तथा व्यवधान या बाधा डालने वाले व्यवहारों को घटाते घटाते बिल्कुल ही समाप्त करना होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि जब हम क्लास में एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, व्याख्या कर रहे होते हैं, तो एक शिक्षक के बहुत सारे ऐसे व्यवहार होते हैं जो एक्सप्लेनेशन में जो है सहायक सिद्ध होते हैं और बहुत सारे ऐसे व्यवहार होते हैं जो एक्सप्लेनेशन में जो है बाधा डालते हैं। ठीक है, तो व्याख्या कौशल का उद्देश्य यही है
कि जो व्यवहार सहायक सिद्ध हो रहे हैं उनमें वृद्धि कराई जाए, ठीक है, उनको और बढ़ाया जाए, और जो व्यवहार जो हैं जो बाधा डाल रहे हैं एक्सप्लेनेशन में उनको समाप्त कर दिया जाए, उनको हटा दिया जाए, ठीक है। तो अब कौन से ऐसे व्यवहार होने चाहिए जिन्हें हमें अपने अंदर डेवलप करना चाहिए, ठीक है, जो एक्सप्लेनेशन में सहायक सिद्ध हों, और कौन से ऐसे व्यवहार हैं जिन्हें हमें अपने अंदर से हटा देना चाहिए, बिल्कुल ही समाप्त कर देना चाहिए, जो एक्सप्लेनेशन में बाधा डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं वांछित व्यवहार, ठीक है, डिज़ायरेबल बिहेवियर, उपयुक्त प्रारंभिक और निष्कर्ष कथनों का प्रयोग, ठीक है, यानी एक टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक प्रारंभिक कथन का प्रयोग करिए, ठीक है, और लास्ट में टॉपिक ख़त्म करने के बाद एक जो है निष्कर्ष कंक्लूज़न जो है वो भी छात्रों को दीजिए, ठीक है। तो मतलब कि आप कभी कोई टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं तो क्लास में आइए तो पहले उस टॉपिक से रिलेटेड एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दीजिए, फिर उसके बाद जब आप टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन कर लें तो लास्ट में आपने जितना भी पढ़ाया उसको कंक्लूड करके छात्रों को बता दीजिए, ठीक है। व्याख्या सेतुओं का प्रयोग, जो भी एक्सप्लेनिंग लिंक्स हैं, ठीक है, जो एक्सप्लेनेशन में हेल्प करेंगी उनका यूज़ करिए। आवश्यक बिंदुओं पर ध्यान दीजिए, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको अच्छे से समझाइए, उनको बोर्ड पे लिख दीजिए, उस पर अच्छे से फोकस करिए, ठीक है। बोध परीक्षण के प्रश्न पूछना, पढ़ाते पढ़ाते छात्रों से बीच बीच में क्वेश्चन भी पूछ लीजिए ताकि वो भी इन्वॉल्व हों, ठीक है, उनका भी जो है मेंटल एक्टिविटी हो, ठीक है। फिर अवांछित व्यवहार क्या हो गए, निरर्थक कथनों का प्रयोग, ठीक है, कथनों में निरंतरता या तारतम्यता का अभाव, प्रवाहिकता का अभाव और अनुपयुक्त शब्दावली और अस्पष्ट शब्दों का प्रयोग, ठीक है। तो ये हो गए वांछित व्यवहार और अवांछित व्यवहार। कौन से व्यवहार एक शिक्षक को यूज़ करने चाहिए जो उनके एक्सप्लेनेशन में हेल्प करेगा, और कौन से व्यवहार को एक शिक्षक को अवॉइड करना चाहिए जो उनके एक्सप्लेनेशन में बाधा डाल सकता है, ठीक है। तो अब इसके घटक देख लेते हैं, ठीक है, कंपोनेंट्स। इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। पहला है प्रारंभिक कथन, इंट्रोड्यूसिंग स्टेटमेंट। तो जब भी हम कोई टॉपिक स्टार्ट करने वाले होते हैं तो उस टॉपिक को एक्सप्लेन करने से पहले उस टॉपिक का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन हमें जो है छात्रों को दे देना चाहिए, ताकि छात्रों को पता चल जाए कि हाँ इस टॉपिक में है क्या, हमें इस टॉपिक के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, और इस टॉपिक को पढ़ने का उद्देश्य क्या है, ठीक है, इस टॉपिक को पढ़ के हम क्या सीखेंगे, ये सारी चीज़ें छात्रों को थोड़ा पता चल जाए। इससे क्या होगा कि छात्र जो है टॉपिक में और इंटरेस्ट लेंगे। फिर दूसरा है अंतिम कथन, कंक्लूडिंग स्टेटमेंट, ठीक है। तो जब भी हम अपना टॉपिक छात्रों को अच्छे से समझा दें, उसकी अच्छे से व्याख्या कर दें, तो टॉपिक को अच्छे से समझाने के बाद हमें लास्ट में जितना भी हमने समझाया उसको शॉर्ट समरी के रूप में, कंक्लूज़न के रूप में छात्रों को दे देना चाहिए। कंक्लूड करके हमें बता देना चाहिए, ठीक है, कि हम लोग जो है वो इस टॉपिक में आज क्या क्या सीखे हैं, ठीक। फिर तीसरा है व्याख्यान कड़ियों का प्रयोग, यूज़ ऑफ एक्सप्लेनिंग लिंक्स, ठीक है, उन सारे लिंक्स का यूज़ करना जो हमारे एक्सप्लेनेशन को और इफ़ेक्टिव बना दें, ठीक है, उसे और प्रभावशाली बना दें, ठीक है, ऐसे कड़ियों का यूज़ करना। फिर दृश्य तकनीकों का उपयोग, यूज़ ऑफ विजुअल टेक्निक, ठीक है, जैसे कि हम टॉपिक समझा रहे हैं जो, तो उससे रिलेटेड कोई चार्ट दिखा दिए, कोई मॉडल दिखा दिए, कोई एवी दिखा दिए, ठीक है, प्रोजेक्टर पे कुछ दिखा दिए, ठीक, तो विजुअल टेक्निक का भी यूज़ करना चाहिए। फिर है तकनीकी शब्दों का परिभाषीकरण, डिफाइन टेक्निकल वर्ड्स, ठीक है, जब हम एक्सप्लेनेशन करते रहते हैं या फिर हमारे टॉपिक में कोई ऐसे बहुत ही टेक्निकल वर्ड आ जाते हैं जिसको छात्र पहले कभी नहीं सुने हो, ठीक है, जो छात्रों के लिए नया हो, तो ऐसे वर्ड्स को भी अच्छे से छात्रों को समझाना चाहिए, ठीक है, उनके मीनिंग को अच्छे से समझा देना चाहिए। फिर व्याख्या के दौरान सकारात्मक एवं नकारात्मक पक्षों को आच्छादित किया गया, कवरिंग इसेंशियल पॉजिटिव एंड निगेटिव पॉइंट्स ड्यूरिंग एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो जब हम कोई टॉपिक छात्रों को समझा रहे होते हैं, एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, तो उस टॉपिक से रिलेटेड उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स और उसके निगेटिव एस्पेक्ट्स दोनों को समझाना चाहिए, ठीक है, दोनों पे फोकस करना चाहिए, कि हमें छात्रों को बताना चाहिए कि हाँ इस टॉपिक का पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है, निगेटिव एस्पेक्ट क्या है, ठीक है। फिर है विद्यार्थियों के लिए रोचक, इंटरेस्टिंग टू द स्टूडेंट। अब व्याख्या ऐसा नहीं कि बोरिंग सा सिर्फ लेक्चर दिए जा रहे हैं, नहीं, व्याख्या ऐसी होनी चाहिए जिसमें छात्र रुचि ले सके, ठीक है, जो छात्रों के लिए इंटरेस्टिंग हो, तभी तो वो अच्छे से समझेंगे, नहीं तो बीच में सोने लगेंगे, बोर होने लगेंगे, ठीक है। तो
हमारा जो भी एक्सप्लेनेशन होना चाहिए वो इंटरेस्टिंग होना चाहिए। फिर है अवबोध परीक्षण के प्रश्न, क्वेश्चन टू टेस्ट स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो हम जब एक्सप्लेन करते हैं, छात्रों को समझाते हैं, तो बीच बीच में हमें उस क्रॉस क्वेश्चन भी कर लेना चाहिए ताकि पता चले कि हाँ स्टूडेंट सुन रहे हैं या नहीं, उन्हें समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि उन्हें वो टॉपिक समझ में नहीं आता, फिर भी वो क्वेश्चन पुटअप नहीं करते, वो दोबारा नहीं पूछते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें क्रॉस क्वेश्चन करते रहना चाहिए ताकि हमें पता चले कि हाँ छात्र अच्छे से समझ रहे हैं कि नहीं। इससे हमें ये भी पता चलेगा कि हम जो समझा रहे हैं वो छात्रों को समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो ये था व्याख्या कौशल। ठीक है, इसमें सिंपली कुछ नहीं होता, सिर्फ इतना होता है इस कौशल में हम ये सीखते हैं कि हमें कोई भी प्रत्यय छात्रों को क्लास में कैसे समझाना है, कोई भी प्रत्यय समझाते समय हमें किन व्यवहारों का उपयोग करना है, किन व्यवहारों को अवॉइड करना है। ठीक है, जो भी हमारा टॉपिक है उससे रिलेटेड जो भी हम एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं वो उस टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, वैलिड होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए, और उसे हम एक क्रमबद्ध रूप में ही छात्रों को जो है वो बताएं। ठीक है, समझाएं, और हमारे एक्सप्लेनेशन में जो भी चीज़ें हेल्पफुल हों उन सारी चीज़ों का यूज़ करें। ठीक है, वीडियो विजुअल टेक्निक का यूज़ करें। ठीक है, उससे रिलेटेड जो भी एक्सप्लेनिंग लिंक्स हैं उनका यूज़ करें। मतलब सिंपल कि हमें ये प्रत्यय छात्र को समझाना है, तो ये प्रत्यय हम कितनी सहजता से, कितनी सरलता से, छात्र कितने ही रोचक तरीके से छात्र को समझा सके ताकि छात्र जो है वो उसे ईजिली जो है वो ग्रहण कर सके। और फिर उसके बाद हम जब उनसे पूछें कि बताओ मैंने क्या बताया, तो छात्र जो है वो उसे आसानी से हमें बता भी सकें। ठीक है, तो इस कौशल में बस इतना ही होता है। तो अब इससे रिलेटेड एक लेसन प्लान देख लेते हैं। तो फर्स्ट पेज पे हमारा क्या होगा, कौशल का नाम, अनुक्रमांक, वर्ग, छात्राध्यापक का नाम, विषय, कक्षा, प्रकरण और पर्यवेक्षक का नाम। फिर सेकंड पेज पे क्या होगा, शिक्षण सत्र, कक्षा, दिनांक, विषय, समय, प्रकरण। ठीक है, और फिर प्रारंभिक कथन कि बच्चों आज हम लोग हिंदी व्याकरण विषय के प्रकरण विशेष सर्वनाम के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ठीक है, फिर सर्वनाम के बारे में शॉर्ट थोड़ा सा बता देंगे कि हाँ आज सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे, सर्वनाम के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, प्रकारों से संबंधित उदाहरण देखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे, सर्वनाम की परिभाषा देंगे। तो इसमें शिक्षण बिंदु, ठीक है, जो कि यहाँ पे पहला परिभाषा। ठीक, फिर छात्राध्यापक कथन क्या होगा, शिक्षक जो है वो समझा रहा है, और छात्र अनुक्रिया क्या होगी, छात्र जो है वो अध्यापक की बातों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ठीक है, तो परिभाषा, सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, अर्थात भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, हम, क्या, कोई आदि। ठीक है, फिर सर्वनाम के प्रकार क्या होते हैं, तो सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं, पुरुषवाचक, निजवाचक, एक्सेट्रा। फिर यहाँ पर टेक्निकल वर्ड्स आ गए ना, पुरुषवाचक। अब छात्र क्या जाने पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, तो हम उसे एक्सप्लेन करेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है अच्छे से डिटेल में। फिर उसके बाद निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, फिर उसके बाद हो गया यहाँ पे बोध परीक्षण के प्रश्न आ गए, जो हम एक्सप्लेन करते समय बीच बीच में छात्रों से पूछ सकते हैं, या फिर पूरा एक्सप्लेन करने के बाद भी लास्ट में पूछ सकते हैं। ठीक है, सर्वनाम किसे कहते हैं, तो छात्र अनुक्रिया क्या होगी, छात्र उसका आंसर देंगे। ठीक है, कि संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के कितने भेद हैं, सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। निश्चयवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं और निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। ठीक है, फिर अंतिम कथन कि बच्चों सर्वनाम के बचे प्रकार को हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे, विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। यहाँ पे इन्होंने इंक्लूड नहीं किया है। अंतिम कथन में हम ये भी बताएंगे कि ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग क्या क्या देखे क्लास में, कि सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, फिर निजवाचक, पुरुषवाचक की ये सारे सर्वनाम हम लोग देखें। ठीक है, तो ये होगा। फिर उसके बाद क्या आता है, जांच तालिका, चेक लिस्ट। ठीक है, इसमें क्या है, क्रम संख्या, सीरियल नंबर, घटक, कंपोनेंट, टैलीज,
फिर उसके बाद दर्ज पैमाने, रेटिंग स्केल, असंतोषजनक, संतोषजनक, अच्छा, बहुत अच्छा, उत्कृष्ट और विशेष टिप्पणी। ठीक है, तो इसमें हमारे घटक का कंपोनेंट कौन कौन से हैं, तो वही हमारे 8 घटक हैं। प्रारंभिक कथन, ठीक है, जितने बार हमने प्रारंभिक कथन का यूज़ किया वो, ठीक है। टैली उसके अकॉर्डिंग, टैली अकॉर्डिंग लगता है कि हमने किस कंपोनेंट का अपने उस स्किल के दौरान कितने बार या फिर उस टॉपिक को पढ़ाते समय, समझाते समय कितने बार उस कंपोनेंट का यूज़ किया, उसके अकॉर्डिंग हम टैली लगाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद रेटिंग स्केल में हम यही डालेंगे कि हम ये कंपोनेंट जो है वो हम इस शिक्षक ने इस कंपोनेंट का जो यूज़ किया वो संतोषजनक था या बहुत अच्छा उपयोग किया। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। फिर वही ये प्रारंभिक कथन, अंतिम कथन, व्याख्यान कड़ियों का उपयोग, दृश्य तकनीक का उपयोग, तकनीकी शब्दों का परिभाषीकरण, विद्यार्थियों के लिए रोचक, व्याख्या के दौरान सकारात्मक एवं नकारात्मक पक्षों को आच्छादित किया गया, अवबोध परीक्षण के प्रश्न। ठीक है, फिर उसके बाद सुझाव, जो भी ऑब्जर्वर है या जो हमारा पीयर ही होता है ना, पीयर ग्रुप जो होता है वो ऑब्जर्वर बना रहता है। ठीक है, फिर एक सुपरवाइज़र होता है, तो उनके सुझाव, फिर हमारे सहपाठी का हस्ताक्षर और फिर हमारे पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर। ठीक है, तो ये था हमारा एक्सप्लेनेशन स्किल और इससे रिलेटेड ये एक लेसन प्लान। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू।